नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज चर्चा करेंगे इस विषय पर जिस विषय को सुनकर समझकर आप भी कहेंगे कि नहीं, आपके आसपास भी आपने ये देखा है और शायद इसको रोका नहीं, यानी कि हवा में तैरती मौत की बात करेंगे। तो आपने भी अपने गांव में देखा होगा, फसल कटने के बाद जो पराली होती है खेत में, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। ये बड़ा आसान तरीका है खेत अगली फसल के लिए तैयार करने का, लेकिन इससे नुकसान न सिर्फ खेतों को होता है बल्कि आपको और हमको भी होता है। सूबे की हवा में मंडराती मौत, जरा संभल कर, ये मौत जहरीली है। ये जहर आपकी सांसें छीन लेगा। ये जहर आपको जीने नहीं देगा। ये जहर आपके अंदर घुल रहा है। ये जहर आपको खोखला बना रहा है। ये जहर बेहद जहरीला है। हवा में मौत मंडरा रही है। यह हवा आपकी जिंदगी छीन लेगी। यह हवा आपको मौत के मुंह में धकेल रही है। यह हवा आपको बीमार बना रही है। यह हवा आपको अस्पताल पहुंचा देगी। सावधान, सूबे में सांस लेना मना है और इस जहरीली मौत के लिए जिम्मेदार है सूबे का किसान। धान गेहूं की फसल के बाद खेतों में पराली जलाने से हवा में इतना जहर घुल गया है कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। सूबे में हर साल 2.46 करोड़ टन कृषि अवशेष निकलता है। इसमें से किसान 90 लाख टन जला देते हैं। एनजीटी की सख्ती के बाद भी पराली जलाने पर लगाम नहीं लगाई जा पा रही है। कार्रवाई के नाम पर इस साल में अब तक महज 32 किसानों पर मामले दर्ज हुए हैं। पराली जलाने से हवा में 15% प्रदूषण बढ़ गया है। तो वहीं दिवाली पर जले पटाखों ने आग में घी का काम किया, जिसके बाद 80 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रहने वाला पीएम ये 250 तक पहुंच गया है। पराली जलाने से सबसे ज्यादा नुकसान सेहत को हो रहा है। फेफड़ों में सूजन आ रही है, टॉन्सिल इन्फेक्शन, निमोनिया, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। धुएं के प्रदूषित कण शरीर में जाते हैं जो खांसी बढ़ाते हैं। इससे अस्थमा, डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा खतरा होता है। तो टॉन्सिल्स इन्फेक्शन, निमोनिया, हार्ट जो है, इसकी समस्याएं होती है। धुएं के प्रदूषित कण शरीर में जाते हैं और समस्याओं को बढ़ाते हैं। इससे अस्थमा, डायबिटीज के मरीजों को भी खतरा बढ़ जाता है। बढ़ते धुएं की वजह से 15% तक अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। फेफड़ों में सूजन आ रही है, तमाम समस्याएं हैं। तो मौत बांटती पराली और इसके बीच मुंह देखता प्रशासन, इसी पर आज करेंगे चर्चा। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो अतिथि भी मौजूद हैं। केएल गर्ग साहब हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। गर्ग साहब, स्वागत है आपका। और अश्विनी कुमार जी हैं, एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गर्ग साहब, आपके पास सबसे पहला सवाल मैं जो पूछना चाह रहा हूं कि ये पराली जलाने की जो परंपरा, मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये प्रथा रही है, ये प्रैक्टिस में रहा है कि पराली जला देते हैं लोग। इससे खेतों को जो नुकसान होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे हेल्थ को जो नुकसान हो रहा है लगातार, आपको क्या लगता है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या है गौरव जी, किसी जमाने के अंदर गांव में वेस्टलैंड हुआ करती थी, आबादी बहुत कम होती थी, पॉपुलेशन कम होती थी और हवा में पॉल्यूशन भी बहुत कम होता था। ठीक है। तो पुराने जमाने से किसान जो अपना कुछ तंदूर वगैरह में जला सकते थे, थोड़ा मोटा ईंधन वो तो ले लेते थे और बाकी को इस तरह जला के समाप्त कर दिया करते थे। लेकिन क्योंकि अब इन दिनों में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश की आबादी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है,
हवा में जो पॉल्यूशन का, चाहे आप ट्रांसपोर्ट कह लो, मोटर व्हीकल कह लो, दूसरी चीजों कह लो, जो पॉल्यूशन है हवा में बढ़ चुका है। ऐसे के अंदर जो किसान है अगर वो भी इसको जलाएगा और दूसरा कोई अल्टरनेटिव रास्ता हमें गवर्नमेंट को, किसानों को देना पड़ेगा कि वो क्या अल्टरनेटिव हैं जो कि किसान इसको अपनाए। अगर हम चालान कर देते हैं किसानों का तो उससे समस्या हल नहीं होगी। ठीक है, उस समस्या पे आएंगे और इसके विकल्प पे भी बात करेंगे, और उससे जो हेल्थ को नुकसान है हमारे, आपके, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अश्विनी जी, हम जब इससे प्रदूषण की हम बात करते हैं तो इससे निकलने वाला धुआं और उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं जो इतना हानिकारक बताया जा रहा है इसको? देखिए, पहला तो ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्राएं होती हैं इतनी फायर में, वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। साथ ही उसके साथ जो पीएम, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हवा में। ये नुकसान इतना ज्यादा करता है कि आप ये देखिए कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वगैरह के जो एरियाज हैं जी, इसमें लास्ट वीक अक्टूबर में जो विजिबिलिटी थी वो करीब 3 किलोमीटर थी, और फर्स्ट वीक नवंबर, मतलब अगले हफ्ते, वो विजिबिलिटी घटकर 800 मीटर हो गई थी। 3 किलोमीटर से विजिबिलिटी घट के 800 मीटर हो गई। ये सिर्फ वो फॉर बर्निंग की वजह से हुआ है। अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बर्निंग को रोकने के लिए, जैसा कि गर्ग साहब ने कहा, आप उसको रोकने के लिए उसके ऊपर चालान लगा दे। जो चीज ये जलाते हैं वो उसका ऑल्टरनेटिव यूज जो है वो फॉडर के रूप में। जो हमारे साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो साउथ इंडिया के कितने किसान अपनी जमीन पर सिर्फ फॉडर उगाते हैं और बाकी जो अपनी डेयरी को संभालने के लिए फॉडर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम टंजानिया, चाइना। अगर हम जैसे स्पेशल ट्रेन्स चलाते हैं, अगर हम स्पेशल ट्रेन्स मतलब इसको चैनलाइज कर रहे हैं, तो एक हमारी कंट्री के एक जगह पर एक्सेस फॉडर है जिसको जलाया जा रहा है, और दूसरे कंट्री में, दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में फॉडर ही नहीं है जो इंपोर्ट करके मंगवाया जा रहा है। तो अगर हम इसको चैनलाइज कर सकें तो हम, क्योंकि ये गवर्नमेंट का काम होगा चैनलाइज करना, तो एक ही जगह की डेफिसिट को दूसरी जगह हमारी कंट्री में वो पूरा कर देगी। इससे किसानों को भी मुनाफा होगा और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। ये एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकता है। एक और सवाल अश्विनी जी, क्या तकनीकी एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकली हम ज्यादा एडवांस हो गए और जब हाथ से वो धान या फसल काटा जाता था उसमें और अभी में फर्क है, जो अवशेष बचता है उसमें? थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं है। जो स्टबल होता है, जिसको ये कहते हैं कि जला दिया जाता है और उसके साथ हे को भी जला दिया जाता है, तो वो स्टबल 2002 से पहले जो फार्म फायर्स होते थे पंजाब में, उसकी सैटेलाइट इमेजरी ये कहती है कि बहुत ही कम होते थे 2002 से पहले। ठीक है। 2002 से लेके 2015 में ये बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बढ़ गई। तो ऐसा होने का कुछ तो यही संकेत देता है कि या तो मैकेनाइजेशन के वजह से ये ऐसा करते हैं क्योंकि इजी होता है उनके लिए, वरना पहले ये सब कुछ को बटोर के और उसको या तो वो बेच देते थे या फिर उसको अपने गायों में रख देते थे। ठीक है, मतलब उसका इस्तेमाल करते थे, कर सकते थे। अब वो नहीं करते। ठीक है। गर्ग साहब, हम स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करें, जैसे विजिबिलिटी की भी बात कर ली, 3 किलोमीटर से घटकर एक हफ्ते में ये 80 मीटर तक आ गई, 800 मीटर तक, माफी चाहूंगा। तो ये जो फर्क है और स्वास्थ्य में जो अंतर आता है, इसको आप कैसे देखते हैं और आम आदमी क्या करे, क्योंकि आज के आसपास किसान तो ये पराली जला रहा है। गौरव जी, एक अश्विनी जी ने जो पॉइंट बताया उसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि पहले जमाने जब हाथ के द्वारा धान को काटा जाता था या उसको काटा जाता तो उसके अंदर जो वेस्टेज की जो मात्रा थी वो बहुत कम रह जाती थी। ठीक है। आजकल जो मैकेनाइजेशन हुआ है उसके अंदर वेस्टेज की जो मात्रा है वो 50 से 60% इंक्रीज हो गई है। नंबर 2, पुराने जमाने के अंदर हम छप्पड़ के वो बनाया करते थे छतें, तो उसके अंदर बैम्बू लगा के और ये जो घास फूस था उसको एडजस्ट कर लेते थे, तो वो वेस्ट नहीं होता था, वो छत बनाने के काम आता था, दूसरे कामों में हम यूटिलाइज करते थे। या इन्होंने ये बताया कि देश में ऐसे भी इलाके हैं जहां पे हम इसको इंपोर्ट करते हैं, तो उस इलाके में भेजा जाए। तो हमें एक तो ये अल्टरनेटिव व्यवस्था पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 2, अगर हम इसको करते हैं तो आप ये मान के चलो
हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो अगली आने वाली पीढ़ी है, उसका जो स्वास्थ्य है वो तो बिल्कुल स्टेक के ऊपर है, पूरा खतरा है। उनको ये जो प्रॉब्लम है अस्थमा की, इसके बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत खतरनाक है, हमें इसको इमीडिएटली रोकना पड़ेगा, नहीं तो इतने ज्यादा मरीज बढ़ जाएंगे, इतने ज्यादा नुकसान हो जाएंगे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मरीजों की संख्या भी 15% तक बढ़ी है। अश्विनी जी, एक बात बताइए कि अब किसानों को बार बार ये बताया जाता है, विभाग ये दावा करता है कि इससे क्या क्या नुकसान है, क्योंकि अब जब खेत में ही आप जला रहे हैं तो उससे क्या क्या नुकसान खेतों को है, ये भी विभाग कहता है कि बता रहे हैं हम। तो क्या किसानों को वो समझा पाने में नाकामयाब है, जागरूक कर पाने में नाकामयाब है? जागरूक करने में नाकामयाब उतना नहीं है जितना कि उनको ऑल्टरनेटिव देने में नाकामयाब है। अगर आप उनको एक रास्ता दे दें कि जो आपका जो वेस्टेज है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, हाँ। उसको आप क्या करें उसके साथ, तो किसान को समझ में आएगा। अगर आप उनको ये बोले कि जला नहीं सकते हो, तो किसान उसको रखेगा कहां अपने जमीन पर? तो आप उसको एक ऑल्टरनेटिव रास्ता तो दीजिए कि अच्छा, इसका खेतों को क्या क्या नुकसान है, इसका जमीन को क्या नुकसान? जमीन को सबसे पहले इसमें जो नुकसान होता है कि जो नाइट्रोजन होता है जमीन में, जो लेगुमिनस प्लांट्स जो नाइट्रोजन डालता है, जैसे दाल का अगर आप खेती करते हैं तो जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाता है, तो नाइट्रोजन आता है, जैसे जो यूरिया का काम करता है। ये जलाने से वो नाइट्रोजन सबसे पहली बात तो खत्म हो जाता है। ठीक है। तो जो उसका सबसे डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो ये होता है कि आपको और यूरिया डालना पड़ेगा और ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, जिससे पानी की जो जरूरत होती है खेतों में वो और बढ़ जाती है। अगर पानी सिंचाई कम हो जाए तो खेत कम बिल्कुल खराब हो जाएगा, फसल भी कमजोर हो फसल तो कमजोर होएगी, हाँ। खेत खराब हो जाएगा, 10 साल के बाद वो उस खेत में फसल होना बंद हो जाएगी। इतनी अच्छा, कुछ ऐसा ही होता होगा जब स्लैश एंड बर्न की परंपरा थी, कुछ सालों बाद उस जमीन को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। स्लैश एंड बर्न सेम नहीं था। अगर आप देखा जाए, स्लैश एंड बर्न आज से 1000 साल पुरानी बात है। हाँ। या तो वो ट्राइबल एरियाज में की जाती है या तो इतने 1000 साल पहले करी जाती थी। उसमें क्या करते थे कि एक फॉरेस्ट के पैच को काटते थे, वहां पर वो खेती करते थे, 1 साल किया, 2 साल किया, फिर वहां पर वो उसको छोड़ देते थे उस जमीन को, उसको मतलब पूरी तरह से छोड़ देते थे। हाँ। फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहां पर फिर काटते थे और वहां पे मतलब वो भी इससे बेहतर थी परिस्थिति, वो परिस्थिति इससे बेहतर थी क्योंकि वहां पर कम से कम जमीन को आप 2 साल के लिए छोड़ देते थे, कल्टीवेट नहीं किया तो जमीन वापस रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, आप दोनों किससे हम बहुत सारे सवाल और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे सा ब्रेक का है। वापस आएंगे तो खास खबर में थोड़ा और झांकने की कोशिश करेंगे किसान की उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में जाकर शायद किसानों को ये महसूस होता है कि सबसे आसान तरीका यही है, आग लगा दो, क्योंकि बाकी जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। क्या ऐसा है? क्या इस वजह से ऐसा हो रहा है? एक छोटा सा ब्रेक। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है?
इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो मेहमान बने हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले डीसी यादव बीजेपी के नेता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। यादव साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। यादव साहब, एक बात बताइए कि ये जो किसानों को पराली जलाने पर जुर्माना या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आपको लगता है सही है? क्योंकि उनके पास तो विकल्प आप पहुंचाने में नाकामयाब अब तक सरकारें रही हैं। देखिए जी, किसान की तो सच में पूछा जाए तो बहुत ही हालत खराब है। हाँ। उस पर जुर्माना भी लगा दीजिए, उसको ब्लेम भी कर दीजिए, इससे समस्या नहीं होने वाली है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक विकल्प दें। हाँ। और उनको टेक्नोलॉजी दें ताकि इन सारी चीज, आज देखिए पहले ये धान का जो हस्क होता था, हाँ। चावल का हस्क होता था, वो पहले बड़ा डिस्पोजल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उससे स्टीम बनने लगी है बॉयलर में या ईट भट्टे में, उसको यूज करने लगे हैं एज फ्यूल। इसी तरह अगर इस पराली का भी कोई उपयोग होने लगे टेक्नोलॉजी के साथ, तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और एटमॉस्फेयर का जो मामला है एनवायरमेंट का, वो भी। यादव साहब, ये सब बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन करेगा कौन? सरकार तो आप ही की है। देखिए, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल वास्तविकता के साथ बात कर रहा हूँ। हमें सोचना पड़ेगा और किसान को इसके लिए एक विकल्प देना पड़ेगा कि भाई आप इसको इकट्ठा करके यहाँ रख दीजिए, हम ले जाएंगे, या जिसको जरूरत है वो ले जाएगा। अब किसान को हम कहेंगे कि उठाओ और उसको डिस्पोजल करो, उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास। यादव साहब, यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में भी हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। इनका उनमें से एक सजेशन, जो एक राय निकल कर सामने आई, वो ये कि ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट हम जिसको कह रहे हैं, उसका देश के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो क्यों ना एक ऐसा चैनल डेवलप किया जाए कि जिसको यहाँ हम जलाने के बजाय उस चैनल के जरिए वहां पहुंचा सके। इनको भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इनकी बात से, और इसी की व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ कि उसको एक व्यवस्था दी जाए। तो सरकार इस दिशा में कोई काम कर रही है? जी जी, जरूर करेंगे। अभी तो देखिए नहीं हो रहा है, लेकिन इसके कब करेंगे सर? सोच रहे हैं हम, और इसका विकल्प हम जरूर देंगे। यादव साहब, कब करेंगे, वही पूछ रहा हूँ। नहीं, ठीक है, ये समस्या आई है सामने और पहले भी थी। हाँ। अभी हम बिल्कुल इसको जल्दी ही इस पे विचार करके कोई ना कोई इसका समाधान। अब तक इस दिशा में कोई भी कदम आपने बढ़ाया है? नहीं, अभी तक मैं आपको ये यहाँ बैठ के अगर झूठ बोलने लगूं, ऐसा कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है, लेकिन इस पे जरूर काम हो रहा है। सोच रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल प्लानिंग हो रही है जी। किस तरह की प्लानिंग हो रही है सर? प्लानिंग यही है कि ढूंढा जा रहा है कि इसको कहाँ पे उपयोग किया जा सकता है, ताकि उसमें। ठीक है, तो आप विकल्प देने में नाकामयाब है, ये आप मानते हैं? अभी तक कोई विकल्प सरकार तो ऐसे में क्या किसानों को पेनलाइज करना, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना जायज है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। किसान करना, यादव साहब पहले ही मरा हुआ है, उसको आप और मार रहे हैं, तो उससे क्या कोई। तो ये आपकी सरकार कर रही है सर। 35 किसानों के खिलाफ अब तक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 32 किसानों के खिलाफ। सोचेंगे और उसका क्या विचार इस पे करके, और उनको इससे मतलब पेनलाइजेशन से बचाया जाए, इसके लिए हम जरूर बात करेंगे। सही आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार और आपकी प्रशासन में तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही, वो तो लगातार लगे हुए हैं। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। कम से कम ये तो इन्होंने ईमानदारी से माना कि समस्या है, विकल्प नहीं है और पेनलाइज करना गलत है। गर्ग साहब, ये जो पूरा डिस्कशन हुआ वो हमने सुना, तो सरकार को मालूम है प्रॉब्लम है, सरकार को पता है किसान के पास विकल्प नहीं है, सरकार को पता है कि परिस्थितियां क्या, उसके बावजूद अगर पेनलाइज किया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आपको लगता है सही है? क्या इस तरह से प्रदूषण रोकना जायज होगा, और खासकर कृषि प्रधान देश में?
ये 100% गलत है। सरकार को पहले विकल्प तैयार करने थे फसल आने से पहले। हाँ। लेकिन आपने हर केस में देखा, जब भी हम यहाँ डिस्कस करने के आते हैं, कि सरकार 2-4 आदमियों पे केस बना के पल्ला झाड़ लेती है, लोग शांत हो जाते हैं, हमने तो किसानों पे केस बना दिए हैं जी। लेकिन आप देखिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उसका छोटा सा खेत है, वो उस वेस्टेज को कहां डाले? कोई भी अपने यहाँ उस वेस्टेज को डलवाने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सबसे पहले हमें विकल्प ढूंढना होगा। अगर हम विकल्प नहीं ढूंढेंगे तो हमारा समाज बहुत बड़े खतरे के सामने खड़ा हुआ है। उसका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल खतरे पे है। आने वाली जनरेशन को वैसे ही सभी चीजें शुद्ध नहीं मिल रही हैं, और ऐसे के अंदर जो वातावरण, जो वायु है, वो भी अगर शुद्ध नहीं रहेगी तो हमारे ऊपर इसका बहुत बड़ा ही एक हानिकारक। गर्ग साहब, फेफड़ों में सूजन, टॉन्सिल की समस्या, हार्ट की प्रॉब्लम और धुएं की वजह से बहुत सारी, और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत डायरेक्ट अगर इनहेल कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बहुत हानिकारक है। और किस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? जब भी हमारा जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगी, रहेगी नहीं, और जो इन्होंने अश्विनी जी ने बताया, जो एक्सपर्ट हैं, बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा होंगी, तो वो सांस हम लेंगे। जब वो सांस लेंगे फेफड़े के द्वारा, वो पूरी नलियों में जाके पूरे ब्लड के अंदर चला जाएगा। स्किन प्रॉब्लम है, हमारा जो पेट की जो समस्या है, हमारा पेट साफ नहीं होगा, हम ज्यादा गैसिक हो जाएंगे। हार्ट और ये जो लंग्स की प्रॉब्लम है, ये तो बहुत जल्दी हम गेन कर लेंगे, उनमें टाइम लगे। कहने का मतलब हमारी जो टोटल हेल्थ है, हमारा जो पूरा स्वास्थ्य है, वो बहुत ही खतरे में है। अश्विनी जी, जब तक ये, अब जैसे सरकार के लोग कह रहे हैं कि इस पे सोचेंगे, अब तक हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, बहुत देर हो गया है, करीब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, पहले सोचना चाहिए था। अभी जब तक ये चैनल बनता नहीं है, तब तक किसानों के पास क्या ऑप्शंस हैं? मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बताता हूं कि क्या हो सकता है। जैसे गर्ग साहब ने बोला हमारे फेफड़ों में नुकसान है, हार्ट में प्रॉब्लम, बहुत तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, बात वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने किसानों को पीनलाइज करना शुरू कर दिया, अगर आपने उनको जेल भेजना शुरू कर दिया, उनसे 4,000-5,000 रुपए का जुर्माना लेना शुरू कर दिया, और कल को अगर किसानों ने मिलकर बोला कि ठीक है हम 6 महीने खेती नहीं करेंगे, तो आप खाएंगे क्या? नहीं, इतने बड़े बड़े जो आपके जो इंडस्ट्रीज हैं, आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, आपका सर्विस सेक्टर हो गया, आपकी हर सेक्टर, अगर उसमें लोग खाना नहीं खाएंगे तो कहां जाएंगे? और जो आपका खाना बना रहा है उसको आपने कोई रेमेडी नहीं दी है। वो जब डिजास्टर में मरता है तो आप उसको 1 रुपए का, पिछली बार कांग्रेस सरकार ने 1 रुपए के चेक्स दिए थे उनको एज मुआवजे, 1 रुपए, और उनसे जब आप फाइन लेते हो, आपने 32 लोगों को बोला है, ये 32 में से एक आदमी को भी आपने क्यों पकड़ा है? जब आपने उसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया है तो आपने क्यों पकड़ लिया? एक किसान के लिए, अगर जो किसान हमारा मान लीजिए शो देख रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, क्या ऑप्शन हो सकता है जब तक ये चैनलाइज? देखिए, जब तक ये चैनलाइज नहीं हो सकता है, मैं तो उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूं कि मैं माफी मांगता हूं आपसे कि मेरी वजह से ये सरकार आपको पीनलाइज कर रही है, और आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, जुर्माना देना पड़ रहा है, और आपको जेल जाने की नौबत आ रही है, इसलिए कि सरकार ने आपको कोई सुविधा नहीं दी। क्या करे, कोई विकल्प करना क्या है? वो आप ये कर सकते हैं कि आपके जो भूसे हैं, आप डेयरी फार्मर्स से अगर आप बात कर सकें तो आप ये अपने भूसे डेयरी फार्मर्स को बेच सकते हैं, चाहे वो आप 10 रुपए में बेचे, आप उनको कम से कम इतना एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं डेयरी फार्मर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो बाहर से, चाइना से और यूरोप से जो या टंजानिया, अफ्रीका से जो आप इंपोर्ट करते हैं अपने डेयरी फीड, फॉडर जिसको कहते हैं, आप वो ना करके अगर आप किसानों का ये बचा एग्रीकल्चरल वेस्ट दे, तो इससे कोई नुकसान नहीं हो, दोनों को फायदा होगा, लेकिन गायों को कोई नुकसान नहीं होगा। गर्ग साहब, एक आखिरी कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अश्विनी जी से आप पूछ रहे थे कि इसका कोई और अल्टरनेटिव बताओ। हर गांव के अंदर कुछ वेस्ट लैंड होती है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो छोटा फार्मर है, बड़ा फार्मर है, वो एकदम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ग्राम पंचायत एक बार सारे फोल्डर को वहां इकट्ठा करे और उसके बाद वो सामूहिक रूप पे, जैसे इन्होंने बताया, उनसे कांटेक्ट किया जाए और उनको किसी रेट पे भी दे दिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन हवा में जहर घुल रहा है, लगातार घुल रहा है, विकल्प किसानों के पास नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उनको सजा देने के लिए सरकार जरूर मुस्तैद नजर आ रही। तो सरकार को सोचना होगा कि पहले एक रास्ता तलाशना होगा, एक चैनल बनाना होगा जिसके जरिए इसको रोका जा सके। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।